इस्तकबाल है, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में हम अपने नुमाइंदों से आज के मरहले की यानी चौथे मरहले की तफसीलात लेंगे। जी हां, लोकसभा इंतखाबात 2019 का चौथा मरहला मुकम्मल हुआ। चौथे मरहले के तहत 9 रियासतों की 72 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 943 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। महाराष्ट्र में 17 सीटों के लिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 13 सीटों पर वोट डाले गए। मगरबी बंगाल की 8 सीटों पर तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए। अनंतनाग सीट पर 3 मरहलों में वोटिंग कराई जा रही है, जहां अभी तक 2 मरहलों में वोट डाले गए, 1 मरहला और बाकी है। गौरतलब है कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के लिए चौथा मरहला काफी अहम है। 2014 के इंतखाबात में 71 सीटों में से 56 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। एनडीए को अपना वकार बचाना है तो वहीं कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ानी है। आज चौथे मरहले का मजमूई पोलिंग फीसद 59.25% रहा है। आज दिन भर की तफसीलात के साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद है, जिसमें समीर भट्ट जम्मू से और नील कमल पटना से 2 उम्मीदवार, माफ कीजिए 2 नुमाइंदे हमारे फिलहाल जुड़े हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, अनंतनाग सीट पर 2 मरहले हो चुके हैं, 1 मरहला बाकी है, कैसे देखते हैं आज के इस मरहले को आप? समीर भट्ट। देखिए जिलानी, आज का जो मरहला है वो मैंने जिस तरह से पहले भी जब पहला मरहला हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज जो हुआ है उससे भी कम वोटिंग हुई है। आज सिर्फ 10.3% वोटिंग हुई है और जो पहले जो हुई थी पहले मरहले में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 13.66 हुई थी। तो ऑब्वियसली 3% की गिरावट आई है और जाहिर तौर पर लोग बहुत ज़्यादा वोट बाहर देने के लिए नहीं निकले हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिस तरह हम बार बार बता रहे हैं अपने, जिस तरह हमें भी पता है, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला था और सिक्योरिटी का मसला था। और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे जो जिस तरह हमें पता होना चाहिए कि जो कुलगाम एरिया है बहुत ही मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया रहा है और इसका जो पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स इस एरिया में हुए हैं, खासकर खड़वनी और कोयमू, इसी तरह से यारीपुर और बुगाम के एरियाज हैं इस कुलगाम में। वहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो है इस स्टोन पेल्टिंग के और बहुत सारी मिलिटेंसी देखने को मिली है। लेकिन 2-3 इलाके हैं, 2 इलाके खासकर नूराबाद इलाका है, वहाँ पे अच्छी वोटिंग हुई, 20% से ज़्यादा वोटिंग वहाँ हुई। और दिवसर एरिया है, वहाँ पे अच्छी खासी वोटिंग हुई है। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो कुलगाम का जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कुलगाम की है वहाँ सिर्फ 1.6% वोटिंग हुई। और होम शालीबुग जो कि जिसमें खुड़वनी पड़ता है और कईमू एरिया जैसे पड़ते हैं, जहाँ बहुत सारी स्टोन पेल्टिंग हमने देखी है, वहाँ बहुत कम, सबसे कम जो है वोटिंग देखने को मिली। तो कुल मिला के सबसे अच्छी बात ये रही जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए थोड़ी बहुत मसरत लेकर आई है कि कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। हालांकि छोटे-छोटे इंसिडेंट्स हुए, पथराव के इंसिडेंट्स देखने को मिले कई जगहों पे होम शालीबुग एरिया में, लेकिन ओवरऑल जिसको हम कहेंगे कि बहुत बड़ी वायलेंस हुई वो नहीं हुई। उसका क्रेडिट जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, दिन भर सिक्योरिटी फोर्सेस की जबरदस्त जो है विजिल रही, सिक्योरिटी रही। लेकिन हालांकि मौसम भी अच्छा था, लेकिन फिर भी लोग नहीं निकले हैं। जिस तरह हमने पहले फेज में देखा था बारामूला में, जब पहला जहां वहां पे वोटिंग हुई थी तो बहुत अच्छी वोटिंग देखने को मिली थी, खासकर कुपवारा बेल्ट में, बारामूला में। लेकिन दूसरे फेज में श्रीनगर में कम देखने को मिली। लेकिन अनंतनाग की अगर हम बात करें, जो पहला वहां मरहला रहा और अब दूसरा मरहला रहा जो जिलानी, वो बहुत कम वोटिंग देखने को मिली है। और जाहिर तौर पर जो तीसरी फेज है उस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। जी जिलानी। बिल्कुल। नील कमल पटना से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए, रिपोर्टर नील कमल, अगर हम बिहार की बात करें, काफी सुर्खियों में रहा है। जिस तरह से 2 गठबंधन वहां हैं, यूपी और एनडीए को अगर देखें, आज का ये जो फेस है कितना इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, यूपी और एनडीए के लिए? नीलकमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहिउद्दीन नुमाइंदा हमारे मुंबई से जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, आज का मरहला एक तरह से महाराष्ट्र के लिए खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुकी है 4 मरहलों की में यहां पर पोलिंग। आज कितना मुख्तलिफ रहा चौथा मरहला, 3 मरहलों से क्या मुख्तलिफ रहा और क्या देखने को मिला, क्या तजुर्बा है आज आपका मोहिउद्दीन? आज देखिए, अगर मुंबई की बात की जाए जिलानी, तो मुंबई में जो है वो अच्छी खबर यह है कि मुंबई में जो है वो वोटिंग परसेंट जो है वो बढ़ा है जी। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वोटिंग परसेंट बढ़ा है। और इसकी वजह ये थी कि मतलब लोगों में जो है वो बेदारी पैदा की गई, और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए जो है वो सेल्फी, इलेक्शन कमीशन ने सेल्फी निकाला और सेल्फी की जो स्कीम लाई। उसके बाद जो है वो जो सेलिब्रिटी है वो आगे आए, उन्होंने लोगों से अपील की। तो ये असर और बेदारी की वजह से दिखाई ये गया कि मुंबई में जो है वो वोटिंग परसेंट में इजाफा हुआ है। अगर 2009 लोकसभा इंतखाबात की बात की जाए तो उसके मुकाबले में मुंबई में जो है वो 12% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 2014 की बात की जाए तो इसके मुकाबले में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई में जो है वो वोटरों ने बाहर निकले और बाहर निकल के जो है वो वोटिंग की। जो हाई प्रोफाइल एरिया है, जहां पर माना जाता था कि मतलब लोग जो है वो नहीं निकल पाएंगे, वो भी वहाँ वो उन्होंने भी निकला। और जो ट्रेडिशन था उस ट्रेडिशन से जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये लोग दिखाई दिए। सबसे अहम बात यह है कि मतलब बॉलीवुड की जो चमक धमक यहाँ पर देखने को मिलती है मुंबई में, तो यहाँ पर भी जो है वो बॉलीवुड के स्टार बड़ी तादाद में बाहर निकल के उन्होंने वोट किया। शाहरुख खान, सलमान खान और जो स्टार कास्ट है वो सामने आई और उन्होंने वोट दिया। और वोट देने के बाद जो है वो उन्होंने अपना सेल्फी फिंगर निकाल के आवाम में, सोशल मीडिया में उसको जो है वो गश्त करने के लिए भेजा। तो इससे एक किस्म का अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों में, और इसी बुनियाद पर जो है बेदारी आई है। क्योंकि 2009 में जिस तरह से वोटिंग परसेंट में भारी गिरावट आई थी, तो उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात का फैसला किया था कि मतलब लोगों में जो है वो इलेक्शन के ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए वो यकीनन कुछ न कुछ इकदाम करेगा। अगर आज महाराष्ट्र की कुल मिलाकर आज चौथा मरहला है, कितना परसेंटेज महाराष्ट्र में देखने को मिला है और कितना चैलेंज रहा दोनों इत्तेहादों के बीच? चाहे अगर हम बात करें शिवसेना और बीजेपी की या फिर कांग्रेस एनसीपी की, आज कौन सी ऐसी सीटें थी जिस पे मुकाबला देखने को मिला? जी देखिए, मुंबई की 6 सीटों की बात की जाए तो 6 के 6 सीटों में जो है वो मुकाबला काफी टफ रहा, कड़ा रहा। और यहाँ पे जो है वो उर्मिला मातोंडकर, जो कि खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, जानी पहचानी हस्ती है मुंबई की, उनके सामने वो सामने थी बीजेपी के कैंडिडेट गोपाल शेट्टी के। उसके अलावा मिलिंद देवरा, जो कि मानी जानी हस्ती है और एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके सामने थे अरविंद सावंत। हालांकि अरविंद सावंत ने मिलिंद देवरा का जो है वो 1,28,000 वोटों से हराया था। प्रिया दत्त का मुकाबला भी काफी अच्छा रहा यहाँ पर कुल मिला के। प्रिया दत्त की कैंपेनिंग में देखा गया कि संजय दत्त जो है वो खुद आगे रहे और उन्होंने लोगों से अपील की कि उनकी बहन को वोट दे। तो इस तरह की जो गहमा गहमी देखी गई है मुंबई में, तो इससे कहा जाता है कि मतलब मुकाबला काफी टफ है और कड़ा है। बहरहाल अगर मुंबई शहर की बात की जाए, भिवंडी की अगर बात की जाए, तो भिवंडी में भी जो है मुकाबला काफी टफ दिखाई देता है। यहाँ पर मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज जो है वो दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुकाबले में काफी बेहतर है। जहां तक थाना और कल्याण की बात की जाए तो यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना का मुकाबला सीधे था। तो माना जा रहा है कि इस मर्तबा भी शिवसेना को यहाँ पर सबक हासिल हो सकती है, क्योंकि थाना और कल्याण जो है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो शिवसेना का गढ़ मानी जाती है। इसके अलावा धुलिया, नासिक, मावल और अहमदनगर की जो सीटें हैं, उस सीटों में भी जो है वो मुकाबला काफी टफ रहा। जिलानी, हम आपको एक बात यहाँ पर बताना बहुत जरूरी समझते हैं कि 2014 के इलेक्शन में 17 के 17 सीटों पर जो है वो शिवसेना बीजेपी जो है वो इत्तेहाद का गलबा रहा। और इसी गलबे की बुनियाद पर जो है वो इन्होंने यहाँ पर इस बात का आश्वासन, इन्हें इस बात का यकीन था कि वो इस मर्तबा भी फतेह हासिल करेंगे, लेकिन फतेह जो है वो हासिल नहीं कर पाए। और इसी बुनियाद पे फतेह हासिल करना जो है वो इतना आसान नहीं रहा इनके लिए। इसी बुनियाद पे जो है वो चाहे गुजरात के सीएम रूपानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या चाहे बड़े बड़े लीडरान हो, हर किसी ने मुंबई का दौरा किया और मुंबई के वोटरों को रुझाने की कोशिश की। और लगता यही है कि बीजेपी के लिए भी जो है ये सीटें 2014 के मुकाबले में इतनी ज्यादा
आसान नहीं होगी। बिल्कुल, अगर हम जो है वो बिल्कुल बीजेपी शिवसेना अपनी तमाम सीटों को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वहीं एनसीपी और कांग्रेस का ये इत्तेहाद अपनी सीटों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और हम नीलकमल की तरफ रुख करेंगे, पटना से हमारे नुमाइंदे नीलकमल जुड़े हुए। नीलकमल, बिहार की अगर हम बात करें, काफी सुर्खियों में आ रहा है बिहार, वहां पर चाहे आरजेडी की बात कर लें, बीजेपी एनडीए की हम बात कर लें या फिर कांग्रेस, कैसा मुकाबला देखने को मिला और आज का ये जो फेस है, क्या एक्सपीरियंस है आपका नीलकमल? देखिए जिलानी, ये जो फेज हुआ है, ये जो चौथे चरण के जो इस फेज में 5 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव आज मत संपन्न हुए हैं, वो पांचों सीट जो है वो एनडीए के पास थी। और इस बार जो चुनाव हुए हैं तो 3 सीट ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट फाइट देखने को मिल रहा है, और 3 सीट जो है वो हॉट सीट है। इसलिए हॉट सीट है क्योंकि सबसे पहले आपको हम बताते हैं बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह है, भाजपा के उम्मीदवार है वहां से, और वो नवादा से बेगूसराय ट्रांसफर किए गए हैं, क्योंकि नवादा की सीट जो है वो लोजपा को दे दी गई थी एनडीए में। तो नवादा में, और वहां से उनके लिए उतारे गए थे सीपीआई से कन्हैया, इसलिए ये सीट चर्चित हो गई बेगूसराय की। कन्हैया वही जेएनयू के जो छात्र हैं वो सीपीआई से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार जिनके साथ टक्कर थी तनवीर हसन साहब, वही आज टक्कर में फिर दिख रहे हैं बेगूसराय में। तो ये बेगूसराय इसलिए हॉट केक बना हुआ था आज के चुनाव में। दूसरी सीट है मुंगेर की। मुंगेर में जो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं मंत्री ललन सिंह, उनके विरुद्ध यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से यानी कांग्रेस की ओर से जो बाहुबली विधायक है मोकामा के अनंत सिंह जिनका नाम है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये भी एक दिलचस्प हो जाता है, वहां पर देखने को मिलता है। तीसरी जो सीट है वो उजियारपुर, जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान के जो सांसद है नित्यानंद राय, उनके विरुद्ध में महागठबंधन की ओर से उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय मंत्री थे इस सरकार में, बाद में महागठबंधन में उनकी पार्टी रालोसपा शामिल हुई थी, वो महागठबंधन से नित्यानंद राय के सामने है। तो इसलिए 5 सीटों पर में से 3 सीट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण थी। और अभी तक जो ट्रेंड मिल रहा है, तो ट्रेंड में महागठबंधन और एनडीए के बीच ही लड़ाई दिख रही है। कन्हैया के बारे में यह कहा जा रहा है, हालांकि वो तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन यह बताया जा रहा है, जो ट्रेंड मिल रहे हैं, जो लोगों से बातचीत हुई है, कि बेगूसराय में भी तनवीर हसन यानी आरजेडी महागठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए के बीच में ही लड़ाई है। और देखा जाए तो जैसा भट्ट साहब बता रहे थे कि कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बहुत नीचे चला गया, पिछले बार की तुलना में भी नीचे चला गया जो फर्स्ट फेज में हुए थे, लेकिन बिहार में स्थिति उलट है। जो 2014 में जो चुनाव हुए थे, इन 5 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, तो 2014 में तकरीबन 56% यहाँ पर मत पड़े थे इन 5 में। इस बार बढ़कर 58% से ज्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं 3% करीब अगर माना जाए, लगभग 3% का इजाफा हुआ है यहाँ पर मतदान में। तो न्यूज़ 18 जो मुहिम चला रहा है कि बटन दबाओ देश बनाओ का, इसका असर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर जिलानी। तो ये स्थिति है बिहार की। और आगे बड़ा मुकाबला है एक तरह से। जो 5 सीटें थी उस पर 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें एनडीए को टक्कर दी जा सकती है। ठीक है, हमारे साथ उपेंद्र जो है बनारस से जुड़े हुए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बहुत कुछ दांव पे लगा है एनडीए का, बीजेपी की अगर हम खासकर बात करें, तो आज के इस फेस में, चौथे फेस में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी चैलेंज भरी हैं एनडीए के लिए? क्योंकि यूपीए में जिस तरह से लोग पहले शामिल थे, अब कांग्रेस वहां के लिए मुकाबला कर रही है, लेकिन वहीं एसपी बीएसपी भी सामने है। कैसा मुकाबला इस फेस में देखने को मिल रहा है उपेंद्र? देखिए, 2014 के आंकड़ों को, 2014 के नतीजों को अगर हम अपनी टेबल पर रख के और पूरे आज के फेज को समझे, तो भाजपा के पास यानी कि एनडीए के पास ही सब कुछ था। और केवल अगर कन्नौज की सीट जो खुद अखिलेश यादव की बेगम यानी कि डिंपल यादव के पास थी, उसको छोड़ते तो लगभग सब कुछ एनडीए और भाजपा के पास था। तो बाकी के जो पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे गठबंधन हो, उनको हासिल करने की जद्दोजहद थी। तो इस पूरे फेस में भाजपा को अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद थी। अब जो आज रुझान देखने को मिला, अब उसकी अगर हम इंपॉर्टेंस समझे, हर सीट की अहमियत को समझे, तो कन्नौज में पिछली बार बहुत करीबी अंतर से जो है डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी जीती थी। हालांकि उसको लेकर प्रशासन पे आरोप भी लगे थे, लेकिन इस बार भी मुकाबला
बड़ा रोमांचक रहा और इसीलिए पूरा समाजवादी कुनबा, चूंकि ये साख की सीट थी, कन्नौज इत्र नगरी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा गठबंधन लगा था। और पिछले दिनों खुद मायावती ने इस सीट को लेकर बेहद जद्दोजहद की थी और अपील की थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है खुद समाजवादी की साख लगी थी। लेकिन अगर इस चौथे चरण को देखें तो इसमें कांग्रेस के लिए बड़ा उम्मीद भरा चौथा चरण था। बात चाहे आप उन्नाव सीट के लिए कर लीजिए, उन्नाव सीट पर 2009 में कांग्रेस की सांसद थी अन्नू टंडन, बेहद मतों से काफी अंतर से जीती थी। लेकिन 2014 की जो मोदी लहर थी उसमें वो सीट कांग्रेस को गंवानी पड़ी। कानपुर ये भी ऐसा ही उद्योग नगरी है और उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। वहां पर भी 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल थे, लेकिन 2014 की जो लहर थी उसमें जो है मुरली मनोहर जोशी के आगे उन्हें शिकस्त खाना पड़ा। तो ये 2-3 सीटें थी जिसमें कांग्रेस को उम्मीद थी। तीसरी सीट शाहजहांपुर, केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद का ये घर की सीट है, गृह जनपद है जितिन प्रसाद का। हालांकि वो लखीमपुर खीरी के धौराहा सीट से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से जीतते थे और वहीं से केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उनका घर यहीं पर है। उनके पिता ने यहीं से शाहजहांपुर से सियासत की, स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद ने। तो कांग्रेस के लिए बड़ा उम्मीद भरा चौथे चरण था। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो उम्मीद है वो परिणाम पर कैसे पहुंचती है और जो कांग्रेस ने इन चौथे फेज के लिए पुरुषार्थ किया था उसका परिणाम भी उसके लिए निकलता है या नहीं। समाज गठबंधन के लिहाज से देखें तो मैंने बताया कि कन्नौज चूंकि खुद अखिलेश यादव की बेगम और डिंपल की सीट थी, इटावा उनका घर है। इटावा की बात आती है तो पहले ही पहला जहन में समाजवादी का जो है किरदार कौनता है, तो इटावा के लिए भी मेहनत थी। हालांकि इटावा की सीट भी पिछली बार समाजवादी को गंवानी पड़ी थी और यहां पर भी भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। बिल्कुल, तो इटावा है यूपी एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत मजबूत रहा 2014 में। किस तरह की सूरत हाल 2019 में बदलती है? समीर भट्ट, अगर हम बात करें जिस तरह से आज मुख्तलिफ लीडरों ने कहा है कि पोलिंग मराकज काफी दूर बनाए गए थे और कुछ इंतजामात में भी गड़बड़ी देखने को मिली, कितना असर पड़ा बाइकॉट का? इन तमाम चीजों को देखें समीर भट्ट, जिस तरह से परसेंटेज गिर रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जिलानी जो बाइकॉट है उसका तो असर होता ही है। बाइकॉट की कॉल लगातार सेपरेटिस्ट कई सालों से दे रहे हैं और हमें जहां तक हमें याद है 96 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ था रियासत जम्मू कश्मीर में दोबारा 90 से 96 तक गवर्नर रूल रहा और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई, तो उस दौरान भी उसके बाद आज तक बराबर सेपरेटिस्ट जब भी इलेक्शंस होते हैं, हालांकि जब यहां तक कि जो म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स हैं उसमें भी वो सेपरेटिस्ट जो है बाइकॉट की कॉल देते हैं। लेकिन पिछले कई चुनाव में हमने देखा था कि उसके बावजूद भी जबरदस्त वोटिंग हुआ करती थी और ये ट्रेंड हमेशा 2014 में भी जारी रहा। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है कश्मीर वैली में और जाहिर तौर पर लोगों की जो जिस तरह मैंने बात की सिक्योरिटी कंसर्न है लोगों में और लोगों का जो एतमाद है सरकार पर, जो रियासती सरकार या मरकजी सरकार पर, वो खोता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो एंगेजमेंट वो चाहते हैं कि मरकजी सरकार जो है उसके साथ बातचीत करे सेपरेटिस्ट के साथ या कश्मीर मसले का कोई हल तलाशे, उसमें सरकार कोई ज्यादा उनकी जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, तो उसकी वजह भी लोगों में है, नाराजगी है लोगों में। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी जो रोजमर्रा की जैसे रोजगार है, बिजली पानी सड़क के हवाले से वो उनको एड्रेस करने में नाकाम रही है, तो उसके हवाले से भी उनमें नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी जो सिक्योरिटी कंसर्न और जो कई अवामिल है जिसका असर जो है पोलिंग परसेंटेज पर पड़ रहा है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। जी बिल्कुल समीर, हमारे साथ नीलकमल है। नीलकमल, जिस तरह से आपने बताया कि 5 सीटों में 3 सीटों पर जिस तरह से मुकाबला है, कितना असर कर पाएंगे अगर हम बात करें कन्हैया की? एक तरफ तनवीर हसन है, फिर एक तरफ एनडीए है। क्या लगता है इस बार कुछ न कुछ बाजी मार ले जाएगा इत्तेहाद, गठबंधन? देखिए, बाजी कौन मारेगा, एनडीए या महागठबंधन, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आकलन के अनुसार अगर देखा जाए तो बेगूसराय की अगर बात की जाए तो बेगूसराय में फिर से 2014 की ही स्थिति बनती दिख रही है। 2014 यानी यहां पर वोट बढ़ सकता है मुकाबला अगर इस तरह की लड़ाई हो रही है तो। बिल्कुल, वोट बदलने की बात जहां तक है, जो कि सबसे पहले समझना पड़ेगा बेगूसराय आखिर है क्या। बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता था, वहां नक्सलवाद सबसे ज्यादा था। भूमियारों का गढ़ है, भूमियार जाति जो होती है बिहार में, वो सबसे अधिक संख्या बेगूसराय में है वहां पर। और बेगूसराय में नक्सलवाद को जन्म भी
भूमियारों के द्वारा दिया गया था, लेकिन नक्सलवाद को खत्म भी भूमियार जाति ने ही किया था। तो सीपीआई की सीट थी वो वहां पर, हालांकि सीपीआई वहां पर जो थे वो 5 विधानसभा में किसी समय में वो अपना दबदबा रखते थे, 5 विधानसभा जीतते थे। हालांकि लोकसभा में एक ही बार वो जीते हैं, कांग्रेस की सीट रही थी, लेकिन 4 बार से यहां पर भाजपा की जीत हो रही है। तो इस बार भी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। भले ही वहां पे कहा जा रहा हो कि बोनाफाइड को बुला लिया गया है, बाहरी को बुला लिया गया है, गिरिराज सिंह को, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग की गई है, वहां पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सिनेरियो जो बन बिल्कुल रहा है, इस बार भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। क्या तस्वीर दिखाता है बिहार, ये 23 तारीख को बिल्कुल जैसा कि आपने कहा पता चलेगा। मोहिउद्दीन, अगर हम बात करें जिस तरह से फिल्मी सितारों की, तो क्या पार्टियों के सितारे इस बार चमकेंगे, धीमे पड़ेंगे? किस तरह का असर फिल्मी सितारों का मुंबई में बड़ा जमावड़ा देखने को मिला? क्या सूरत हाल रहेगी? अब इलेक्शन खत्म हो चुका है एक तरह से। जी देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फिल्मी सितारों ने जो है वो आगे आके वोटिंग की और लोगों में जो है जोश खरोश दिखाई दिया। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो है वो जब मोदी लहर थी और उस वक्त जो है वो 2019 के मुकाबले में जो है वो जो वोटिंग परसेंट था वो कम था। इसके बावजूद जो है वो मोदी सरकार चुन के आती है और जो कांग्रेस के और एनसीपी के जो उम्मीदवार थे वो जो है वो बुरी तरह से हारे थे। मतलब उनकी हार का जो गैप था वो काफी ज्यादा था। अगर हम मिलिंद देओरा की बात करें स्वाद मुंबई से, तो स्वाद मुंबई की मिलिंद देओरा की जो सीट है वो उनकी जो है वो पुश्तैनी सीट मानी जाती है। उनके वालिद जो है वहां से मुसलसल जीतते हैं। उसके बाद जो है मिलिंद देओरा इस सीट से जो है वो 2 यानी एक तरह से इस बार भी एनसीपी, माफ कीजिए, शिवसेना और बीजेपी के इत्तेहाद मजबूती से वहां पर टिका रहेगा। शबाना बहुत काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हैं, कोलकाता से हमारी नुमाइंदा। शबाना, अगर हम बात करें 8 सीटों की, आज जहां इलेक्शन हुआ है, पूरा पस मंजर आप बहुत इख्तिसार, टाइम कम है, आज के इस मरहले को कैसे देखा जा रहा है मगरबी बंगाल में? शबाना। 8 सीटों के लिए आज इलेक्शन हुए हैं और आज के इलेक्शन ने, माने कह सकते हैं कि चौथे मरहले की इलेक्शन ने दोनों ही पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि अब जो है वो बिल्कुल मुकाबला जो है वो आर पार का है। और अगर तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 42 में 42 जीतेंगी, तो बीजेपी का भी ये दावा है कि वो 42 में 22 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगी। तो बिल्कुल नाक की लड़ाई है। और आज के मरहले की वोटिंग ने, जिस तरह से आप देखें कि आसनसोल जहां जो काफी मतनाजा रहा था पिछले दिनों, वाराना फसाद हुए थे, लेकिन आज वहां भी 76.93% वोटिंग हुए हैं। और तपती धूप में, हालांकि लोगों ने एहतजाज भी किया कि धूप के बाद जो है वो कुछ इंतजामात करने चाहिए थे। तपती धूप में लोगों की लंबी लाइनें देखी गई, लोग घरों से बाहर निकले और वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। और सिर्फ ये आसनसोल की तस्वीर नहीं थी, बल्कि जितने भी 8 लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा हलकों के, वहाँ सारी जगहों पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। और हर जगह 76 से 73% जो है वो वोटिंग हुई है। तो आज की वोटिंग ने अब 5वें मरहले की वोटिंग की तैयारी, यानी बेहतर रहा आज के मरहले को हम देखें तो बेहतर रहा। अगर हम वहां की बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदों का, समीर भट्ट आपका, उपेंद्र द्विवेदी, शबाना, मोहिउद्दीन और नीलकमल, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। इलेक्शन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आदाब।